वकील साहब, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये वक्फ संशोधन बिल रद्द कर सकता है? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, पूरे देश की जनता के माध्यम से बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आज रवैया था, आज ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इशूड नोटिस और इसके साथ में इसमें स्टे ऑर्डर पास कर रही थी। उसमें बहुत सारी पिटीशनों की सुनवाई वही बची हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि 73 पिटीशन आज लगी हुई थी। कोर्ट ने सिर्फ 2-4 को ही सुन पाया। सबने बोला कि लॉर्डशिप, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाए, हम लोगों ने भी अपने क्लाइंटों से फीस ली हुई है। कोर्ट ने बोला ठीक है, नहीं आज ही स्टे ऑर्डर पास हो जाता, वो लिखवा भी रहे थे कोर्ट ने। तो हम लोगों ने सबने बोला कि ठीक है लॉर्डशिप, यदि ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। दूसरा, बहुत सारे स्टेट जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो लोग जी। इसको प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे इंटरवेंशन मतलब जो पिटिशन फाइल होते हैं उसमें एक एप्लीकेशन खोज दो, जबरदस्ती का अपना पार्टी बनाने का एक तरीका होता है। तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन बहुत सारी आई हैं, और वो जहां पर बीजेपी या बीजेपी के समर्थक स्टेट्स हैं वहां के लोग आए हैं। हम्म। इस चीज को लेकर के सारी चीजें चल रही थी। मैं आपके माध्यम से आज बोल रहा हूं, कलेक्टर को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि कलेक्टर के पास कहां से ये पावर दे दिया है आपने, कि उसके पास जुडिशियल पावर भी आ गया। अर्थात जुडिशियल पावर का मतलब, कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेटिव पावर तो आपके पास है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और हम भी आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी कोई भी नेता हो, पॉलिटिशियन हो, पार्लियामेंट में या विधानसभा में, उसको नियम बनाने के पूरे अधिकार है, बनाए भी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। पर यदि कोई लीगलिटीज होगी, कोई इलीगलिटीज आएगी, कोई कानून में कमियां रहेगी, तो उसके लिए वकील बैठा है, और उस कानून की दलीलों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बैठी हुई है। और कोर्ट ने आज स्पष्ट कहा भी कि ये हमारा पावर है, ये हमारा काम है, ये हाई कोर्ट के काम है, ये सुप्रीम कोर्ट के काम है, जुडिशियल काम। जी। आपने जुडिशियल काम उसको कैसे दे दिया है? तो इस वकील चीज का साहब, कोई जवाब उसका कोर्ट कुछ भी। कोर्ट संसद में यस, पास हुए बिल को रद्द कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर सिलेक्टिव सेक्शनों को करेगा। मैं पहले से आपको बता ओके, देता हूं, ओके। 3-4 जो चीजें हैं उसको जी। लेकर के करेगा। और उसमें ये डायरेक्शन होगा कि आप इसको मॉडिफाइड करिए। ओके। मॉडिफाइड का मतलब सुधार करिए, डायरेक्शन फॉर द इंप्रूवमेंट, ये करेक्शन के लिए जाएगा। और मैंने हमेशा जी। बोला है कि जिन चीजों में कमियां हैं उसके करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने शुरू से बोला है, और आज आपके चैनल के जी। माध्यम से बोल रहा हूं, कल आप यही फिर न्यूज देखेंगी कि भारत देश में इन सेक्शनों को लेकर के, ये चीजों को सुधारने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से रिमांड बैक किया है कि जो ओके। जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है, इसको फिर से इसको संशोधित करें, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का कहीं ना कहीं पर जी। कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, तफसील से बताइए दर्शकों को। प्रज्ञा जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं, जिस दिन ये बिल आया है उस दिन भी बोला हूं, और कल भी मैंने बोला, इसके पहले भी बोला है, ध्यान रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला है कि यह बिल 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। अभी भी आपके ऑफिशियली बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, कल भी 2 बजे के बाद मैटर लगा है। और आज मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन ग्राउंडों के आधार पर मैंने बात की, क्योंकि मैं यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, तो मुझे थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज काफी है, जो कोचिंगें होती है, तो मुझे 20 साल का अनुभव है। उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर मैंने बात की थी। इस आधार पर मैंने बोला था, पॉइंट नंबर 1, किन आधारों पर मैंने कहा था, और वही आधार आज भी शुरू हुए। कपिल सिब्बल ने, कोर्ट ने पहले ही बोला कि 73 मैटर है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मैटर्स टू आज कोर्ट में लिस्टेड है, तो हम सबको तो सुन नहीं पाएंगे। सेलेक्ट कर लिया जाए कि कुछ मतलब सिलेक्टिव मैटर्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कोर्ट के हम लोगों ने बातों को मान लिया, और 3 वकीलों को भी सेलेक्ट, उन्होंने बोला कि जो इनमें सीनियर हो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, कर लिया गया। ग्राउंड की बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, कोर्ट में पहली चीज बोली गई कि धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25-26 का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 25 एंड 26? 25 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का निजी और स्वामित्व का अधिकार है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, इसी का पॉइंट नंबर 1 का ए बात कर रहा हूं, ए सेक्शन। दूसरा, 26 जो कहता है कि धार्मिक जो प्रबंधन है, अर्थात जो धर्म का प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, उसमें भी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, अर्थात आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 25-26 का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 था इसका। मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा जी? यस। पॉइंट नंबर 2, अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2 पर, जो दलीलों के साथ में पॉइंट शुरू हुए, पॉइंट बाय पॉइंट में जनता को समझ में भी आ जाए। पॉइंट नंबर 2 मेरा था, कोर्ट में बोला गया कि जो हमने बार बार बोला कि जो वक्फ बिल आया है
अब वो जी। कानून बन गया है जिसमें दो कमेटीज होती है, एक सेंट्रल की एक स्टेट की, दो कमेटीज है, आपको राइट। पता है। सेंट्रल कमेटीज में ये 1954 का जब एक्ट बन करके आया, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास में जाना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो वो इल्तुतमिश से मैंने वक्फ के बोर्ड की स्थापना के बारे में बताया हूं, फिर उसके बाद फिर तुगलक वंश आएगा, फिर उसके बाद मुगल काल आएगा, वक्फ की स्थापना और स्टोरी कैसे शुरू हुई, ओरिजिन क्या है उसके बारे में। तभी तो कोर्ट ने बोला कि ब्रिटिश काल के पहले की भी आप रजिस्ट्री मांग लोगे तो हम कहां से पाएंगे, इसीलिए तो ये सारी चीजें आ गई। तो मैं पॉइंट नंबर 2 में जो बात करना चाह रहा हूं, ये माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज का मतलब जिस रिलीजन्स को लेकर के है, अर्थात इस्लाम को लेकर के था, मुस्लिम कम्युनिटीज को लेकर के ये बनाया गया था बिल। तो आपने 22 जो पूरे उसमें मेंबर्स हैं, मनोनीत सदस्य हैं, उसमें आपने 10 पहले ही क्यों कर दिया? आप इसके बारे में पहले स्पष्ट कर दीजिए। इसको लेकर के जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे कुछ भी नहीं बोल पाए, और जवाब यहां नहीं दे तक कि अच्छा कोई नरेंद्र जवाब मिश्रा नहीं जी, था। मैं आपको रोक रही हूँ, आप अपने इन पॉइंट्स पर अड़े रहिएगा, याद रखिएगा अपने इन पॉइंट्स को। लेकिन मैं सबसे पहले ये भी जानना चाहती हूँ कि जब वक्फ संशोधन बिल पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, पूरे देश के लोगों की नजरें इसी पर थी कि आज माहौल कैसा होगा सुप्रीम कोर्ट में। आप तो वहां पर मौजूद थे, आप तो जज साहब के क्या हाव भाव थे, वकील साहब के क्या हाव भाव थे, सरकार के वकील साहब क्या दलीलें पेश कर रहे थे, वो माहौल क्या था, कैसा था जब इस पर बहस होना शुरू हुई? तो क्या कुछ चर्चाएं सबसे पहले निकली, उसको थोड़ा तफसील से बताइए नरेंद्र मिश्रा जी। प्रज्ञा जी, पहले हम ही लोगों को मौका दिया गया था, क्योंकि पिटिशनर साइड से अच्छा। हम लोग होते हैं, तो पहले हम ही लोगों की दलीलें, पांच बहुत सारे पॉइंट है, मैं 5-7 पॉइंट में ही बात करूंगा, उसके बाद उन लोगों ने क्या जवाब दिया हम क्रमशः बात कर रहे हैं। जी आपके हाँ। पक्ष से भी बात में मतलब सरकार के पक्ष से भी आएगी। पॉइंट नंबर 2 जो था, तो कोर्ट ने बोला कि आप जब 22 सदस्य की कमेटी होती है, उस 22 सदस्य में आपने 10 मुस्लिम को क्यों किया, माइनर मुस्लिम को क्यों बना दिया? आपने 12 जो है नॉन मुस्लिम को रखा, फिर उसके बाद में सारे के सारे आपने जितने भी हैं वो मनोनीत क्यों कर रहे हो? इसके साथ में जो मैनेजमेंट का डायरेक्टर होगा यानी 22 सदस्यीय टीम का, उसको भी आपने मनोनीत किया, वो नॉन मुस्लिम होगा। इसका भी इनके पास कोई समाधान नहीं था। ये इसका पॉइंट सिमिलरली इन्होंने स्टेट लेवल में भी किया है, यानी ये पॉइंट नंबर 2 था इसका। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 3C जो है, सेक्शन 3C के बारे में आपको कंफर्म तरीके से बताना पड़ेगा। सारी चीजें उन्होंने बड़ी व्यापक लेवल से बताई है, और सेक्शन 3C में एक जगह पर इन्होंने लिख दिया कि जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटीज को, मतलब उसमें लिख दिया गया कि प्रैक्टिस के वॉइस में जाएंगी। तो उसमें इसको कोर्ट पकड़ के मतलब पूरा आपने पूरी महिमा मंडल बनाई, और एक शब्द आपने बना दिया कि इस लाइन के आधार पर ये पूरा का पूरा जो बिल होगा अकॉर्डिंगली टू द लॉ हो जाएगा। सारा इस्लाम जो मुस्लिम कस्टम की प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। कोर्ट ने इसको लेकर के पकड़ के बैठ गए, जस्टिस सुंदरेश ने बोला इसको आपको जरूर बताना पड़ेगा इसी पॉइंटों के दलीलों के आधार पर। पॉइंट नंबर जो 4 था, कोर्ट ने बोला कि बहुत सारे मैटर हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो हाई कोर्ट में तो बहुत सारे मैटर थे नहीं, मैक्सिमम मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही लगाए गए थे, क्योंकि सामान्यतः हाई कोर्ट से ज्यादा रिलीफ मिल नहीं। क्योंकि मैं अभी अयोध्या का मैटर लड़ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा वहां 17,000 पिटिशनर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जो वहां पर लैंड एक्विजिशन हुआ, आप तो कवरेज ही की है। तो ये सारा इश्यूज था, ये पॉइंट नंबर इसका नेक्स्ट था। तो कोर्ट ने बोला ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट में सुन लेते, इसके लिए राजी भी हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट आया, इसके साथ में आपको यह भी बोलना, हम लोगों ने दलील रखी कि जो भारत देश के बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, सॉरी, और इसके साथ में गुरुद्वारा मैंने गलत बोला, मॉस्क्यू है, और इसके साथ में और बहुत सारी जो मजार वगैरह हैं, वहां पर करेक्ट, वहां पर काफी बड़े लेवल पर वो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, तो वो उस पे खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने बोला इस पे कोई कुछ नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कोई इमाम, कोई भी मस्जिद हो, चाहे यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, क्योंकि ये तो सूफी संतों का बहुत पुराना है, ये सारी जो बड़े बड़े मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया हूँ, निचले लेवल तक भी होंगी, तो इनको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, ये भी है। क्योंकि ये सारे पर भी कहीं ना कहीं, आप तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा तरीके से आप देख ही रहे हैं व्यवस्था कैसे फैल रही है। इसके साथ में कोर्ट ने और नेक्स्ट पॉइंट पर यह बोला कि जो ट्रिब्यूनल कोर्टें हैं, इसको अपील कहां पर की जाती है, तो कलेक्टर के पास पूरा पावर दिया गया था कि कलेक्टर के पास राइट्स है कि वो जमीन पर, वो जमीन का पूरा मालिकाना हक रखेगा। कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफिसर कब से वो कलेक्टर बना था। ठीक है, वो बात मैंने मान लिया, वो बात ठीक है, पर कलेक्टर जब एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी सेम सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आप बताइए जरा कि कलेक्टर से कोई काम सरकार के खिलाफ में करवा के मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल, आपकी मैं आपकी सरकार, पूरी जनता की बात कलेक्टर, आपके अधिकारी, तब तो आपकी चलेगी।
सब आपको चलेगा, तो आपकी जांच फिर कहां से फेर हो पाएगी? तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टर तो आपके कहने पर ही काम करेगा। दूसरी, मैंने मान लिया कि नहीं भी किया, आपने नहीं कुछ किया, तो भी कलेक्टर गलत करता, तो आपने देखा होगा हाई कोर्ट की बहुत सारी लाइव स्ट्रीम वगैरह चलती है, कितनी डांट पड़ती है कलेक्टरों को, पेनाल्टी भी लगा। मेरे मध्य प्रदेश रीवा के कलेक्टर को बहुत लंबा अभी पेनाल्टी पड़ी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पॉइंट पर भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। लास्ट ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं उनके पक्ष की भी बात करूंगा। लास्ट में कोर्ट ने बोला कि ये आप जो दो तीन जो आपने जेपीसी वगैरह की कमेटी बनाई थी, और इन्होंने बोला जेपीसी में आपने बहुत सारी चीजों को लिया भी था, तो उसमें जेपीसी में इन्होंने बोला कई हजारों वो आई, वो सब कुछ है, पर उसमें भी कोर्ट ने इन सारी दलीलों को इनके खत्म कर दिया। लास्ट पॉइंट था कि इस्लाम की प्रैक्टिस पर सवाल आया। मुस्लिम की जो प्रैक्टिस होगी वो 5 ईयर मतलब मिनिमम होना चाहिए। हम लोगों की दलील थी कि 5 साल का जो प्रैक्टिस करेगा मुस्लिम, उसके क्या बड़े बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, कि बड़े बड़े बाल होना चाहिए, कि उसके साथ में ये मैं छोड़ भी दूं, चलिए मैंने मान लिया, तो फिर वो क्या 5 साल 5 बार का नमाज अदा करता है, कि जुम्मे की नमाज में जाता है कि नहीं जाता है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये आर्टिकल 26 का 25 का कंप्लीट वायलेशन यहां पर हुआ है। कोर्ट ने 3 चीजों पर जाकर के टिक गई, और लास्ट में आपको मैं बोलना चाहता हूं कि तुषार मेहता जी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, उनकी सांसें रुक गई, तो कोर्ट ने बोला कि तुषार जी आप चिंता मत करिए, हम आपके ऊपर कुछ करने वाले नहीं है, पर आपको हम अभी बता दे रहे हैं ओपनली, हमारे लिए पूरे भारत देश की जनता एक है, इस साइड की हो या इस साइड की हो। और कल भी मैंने बहुत सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से बोला था, हाँ, बोला कि हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, चाहे इस पार्ट के हो या उस पार्ट के हो, पर हम रिलीजियस फैक्टर पर कहीं भी, आपको ये ध्यान रखना कि कहीं भी यदि आपने गलत प्रैक्टिस किया है तो हम उसको नहीं करने वाले, नहीं माने। कोर्ट ने आज अपने तरीके से स्पष्ट कर दिया। जब जज साहब ने ये पूछा कि आप मंदिरों की कमेटियों में भी क्या मुसलमानों को रखेंगे, ये सवाल जब पूछा था तुषार मेहता जी से, सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनसे पूछा, तो क्या इसका जवाब नहीं दे पाए थे सरकारी वकील? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो सीजीआई साहब, क्योंकि 3 घंटे की हियरिंग हुई, 2 बजे से 4:30 बजे तक हियरिंग हुई है, इसमें इतने सारे ग्राउंड आए हैं। जस्टिस ने बोला, सीजीआई साहब ने बोला कि आप ये बताइए कि इन मुस्लिमों को क्यों माइनर किया आपने? तो उन्होंने बोला कि जो 22 सदस्यीय टीम है इसको मैनेज करने के लिए बताया कि 22 में से 10 सदस्य मुस्लिम हो गए और 10 नॉन मुस्लिम, 2 जो होंगे वो ट्रिब्यूनल टाइप के लोग हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह करके उन्होंने इसका तोड़ निकाला। कोर्ट ने बोला मैं किसी भी स्थिति पर माइनर के लिए और इस्लाम किसी भी रिलीजन के लिए जो उसकी खुद की रिलीजियस एस्पेक्ट है उसमें मैं कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। दूसरा, इसके साथ उदाहरण के तौर पर यह भी पेश किया कि सिखों का गुरुद्वारा हो गया, इस हिंदुओं में बहुत सारे होती हैं चीजें, तो वो सारी चीजें जब आती हैं तो वहां पर किसी को नहीं होता है इंटरफेयर, जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है। आपने जो बोला है अभी कि हिंदुओं की कमेटी जो होती है, तो क्या इसमें, इसी में कोर्ट ने बोला कि इसमें क्या आप लेते हो मुस्लिमों को रखेंगे आप? करेक्ट, या इस चीज को लेकर के तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। यानी सरकार, तुषार मेहता मतलब यहाँ सरकार से हमारा मतलब है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी कोई है नहीं, तो वहां पर उन्होंने बोला कि हम इस चीज का कोई जवाब नहीं है। दूसरा, उन्होंने बार बार यही कि हमने ये रिलीजियस बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट है, ये सब दुनिया भर की बातें थे। कोर्ट ने 3 चीजों पर जाकर के अटक गई है, आज भी उन्होंने जजमेंट में भी इस चीज को लिखाया है, और वो तीनों पॉइंट्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी। पहला बोला है उन्होंने कि आपने माइनॉरिटी क्यों किया है, इस चीज का मुझे कंफर्म जवाब दीजिए और उसका डायरेक्शन दीजिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि जो आपने ये वक्फ बाई जो होता है वक्फ बाई रूल्स है, यस वक्फ बाई जो रूल्स, करेक्ट, वो उसी में मारे, वक्फ बाई जो यूजर है आपने उसमें क्यों हाथ लगाया, ये मुझे बताइए। ये थोड़ा समझाइएगा वकील साहब कि ये वक्फ बाई यूजर है क्या? वक्फ बाई यूजर, मैं अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री मिले, इसका मतलब है कि जब 8th सेंचुरी में भारत देश में इस्लाम का आगमन होता है, इल्तुतमिश वगैरह भारत देश के, उन लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में वक्फ बाई यूजर मतलब वक्फ की स्थापना लिए किया, और वक्फ का 3 सिर्फ शब्दों में मतलब था। एक ये था कि ये मदरसे की प्रैक्टिस कराएंगे, यानी शिक्षा व्यवस्था को। दूसरा, इसके साथ में मेडिकल ग्राउंड लिया था, यानी जो आज की मेडिसिन होती है। और तीसरा एक और है, ये 3 चीजों को लेकर के लेके वक्फ बाई यूजर यानी सरकारी जमीनें हम और आप ऐसे ही समझना है जैसे किसी प्रॉपर्टीज को हम दान दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मणी से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण से, तो हमारे यहाँ हम लोग जमीनें कुछ दान दे दिए मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद के लिए, या किसी के दाह संस्कार वाली एक एरिया पूरा ऑक्युपाइड कर दिया, तो ये हो जाता है। तो ऐसे ही वक्फ बाई यूजर होता है कि आप उसमें अभी रह रही हैं, मैं रह रहा हूं, वक्फ में हमें जमीन दी गई है, तो
अब वो जमीन रहने के लिए भी हो सकती है, और इसके साथ में बहुत सारे लोग उसमें छोटी छोटी दुकानें खोल करके रख लेते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारे लोग दरगाह बना लेते हैं, बहुत सारे जो लोग जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी हो गई, डेड बॉडी को वहां ले जाकर के जमीन में खुदाई करके डाल, तो ये हो गया कि जो लोगों ने वक्फ किया है जमीन का, इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा अपने वो डोनेट कर देते हैं, तो यही वक्फ बाय यूजर, और उसको पर्सनल कैपेसिटीज पर यूज करते हैं, क्योंकि ये सरकार से कोशिश करते हैं कि न लिया जाए या तीसरे थर्ड पार्टी से न लिया जाए। ये इस्लाम की इनके जो सारी चीजों पर है। तो ये जमीनें अब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर, जैसे कोई मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दिया है, तो हमारे जो भी हमारे पूर्वज होंगे या रहे होंगे या हमारे घर के आगे वाले लोग होंगे, उन्होंने यूज किया, अब आगे हमारे आगे आने वाली संतानें होंगी वो करेंगी, तो वो हम उसी प्रॉपर्टीज का अपना इनहेरिटेंस नहीं दिखाते हैं कि हमारा उसमें कब्जा है, हमें देखते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टीज को फिर हम वक्फ को आगे दे रहे हैं, जिससे और भी लोग इसमें जाकर के यूज करें इसको। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्चुअली। ये चीज को लेकर के कोर्ट ने बोला कि आप बताइए कि भारत देश में हिस्ट्री तो मैंने भी पढ़ी है, तो आपको यह ध्यान, कोर्ट ने पूछा उनसे कि आप एक चीज का हमें जवाब दे दीजिए कि ये जितनी भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं, अब आप रजिस्ट्री मांगते हो, रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात छिड़ी, तो रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हो, तो रजिस्ट्रेशन बताइए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 200-250 साल भारत देश में थी, उसके बाद 1957 में जब भारत देश में डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत हो रही है, और भारत देश 1947 में जब आजाद हो, उसके पहले कहां कागज में लिखी पढ़ाई हो रही। एक प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दे पा रहे हैं, पूरे भारत देश का लेखा जोखा मांगते हैं, पूरे भारत देश की जमीनों के कागजात मांगते हैं। मुझे लगता है कि मेरी भी प्रॉपर्टी का कोई पूछेगा तो हमें बहुत सारी चीज नहीं पता होगी, हमारे पूर्वजों को पता होगी। इस चीज पर कोर्ट बोली कि आप इनका क्यों रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, इस चीज को मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला ये है वो है, दुनियादारी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मिसलीड किया पूरा। कोर्ट ने बिल्कुल अड़ी रही, जबकि जस्टिस हमारे सुंदरेश जी ने थोड़ा सा उनको रिलाय करने की कोशिश भी किया, पर सीजीआई साहब ने बिल्कुल भी नहीं माना एक भी बात। उन्होंने बोला मिस्टर तुषार मेहता, मुझे इस चीज की गारंटी चाहिए, और उन्होंने 3 स्टेटमेंट को उनके रिकॉर्ड पर ले लिया है कि आपने जो 22 सदस्यीय टीम है, उस 22 सदस्यीय टीम पर आपको माइनॉरिटीज के लेवल पर जो चीजें हैं, उस माइनॉरिटीज में कम से कम आपको 12 लोगों को मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनॉरिटीज का है डिपार्टमेंट, आपने इसको इंटेंशनली किया है, आपने इसको जानबूझ के किया है। इस पर कोर्ट ने कहीं भी कुछ भी नहीं माना है। दूसरा, ट्रिब्यूनल कोर्ट को लेकर के जो कलेक्टर का जजमेंट होगा, उसको जनता के सामने, जनता अपील पर जाएगी, हाई कोर्ट, उसके साथ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पावर मैंडेटरी बोला है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। याद रखना, ये नहीं कि कलेक्टर ने जजमेंट पास कर दिया उसके बाद कोई अपील ही नहीं कर पाएगा। कलेक्टर तो पूरा गांव का गांव दे दिया किसी अडानी अंबानी जैसे लोगों को। ये सारी चीजों को लेकर के इसके साथ में कोर्ट ने और भी बहुत सारे ग्राउंडों को बात किया, और साथ में सेक्शन से 81 और इसके साथ में सेक्शन 14 जिसको लेकर के अमेंड किए गए हैं, सेक्शन 40, 18 और सेक्शन 14 इन सारी चीजों को लेकर के कोर्ट बिल्कुल अड़ी है। और कल 2 बजे से कोर्ट ने फिर से सुनवाई के लिए इस मैटर को लिस्ट किया हुआ, जिसमें हमारी भी कई सारी पिटीशन है, बहुत सारे सबकी पिटीशन है लगभग, पर हमारी भी 2-3 है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइएगा कि वक्फ संशोधन कानून से कुछ धाराएं हटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है कि पूरा कानून रद्द करवाने की लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए, वक्फ को आप जब पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा तो है नहीं, इसमें 15-20 पन्ने का है, हम लोगों ने तो पूरा पढ़ा है इसको। तो इन्होंने क्या किया है, मैं आपको 2 लाइनों में बता दूं। 1913 है, 1913 में एक भारत देश में एक एक्ट आता है। उस एक्ट में कैसे ये सारे वक्फ वगैरह के बारे में, सारी बातों के बारे में, रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात होती है। 1923 में इसी का अमेंड किया जाता है, और इसके साथ में 1923 के साथ में 1954 में एक एक्ट आता है जिसमें 2 बॉडी बना दी जाती है, एक स्टेट बॉडी हो जाती है, एक सेंट्रल बॉडी हो जाती है। सेंट्रल में आज जिसको हम 22 सदस्य कहते हैं, और स्टेट में जिसके बारे में हमने आपको बोला ही 11 सदस्य बन जाते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट हो जाता है, सेंट्रल वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, छोटा वाला जो है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। साथ में पर यह है कि ओवरलैप किसके पास पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर था। इस चीज को लेकर के कोर्ट में अभी अब तो 1995 में इसको रिपील्ड कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया है।
और इसके साथ में इसको मैंडेटरी कर, अब 2013 में सिर्फ ये आ गया कि वक्फ कोई भी व्यक्ति जमीन कर सकता है, अर्थात कोई भी इस्लाम हो कोई भी व्यक्ति उसमें दान दे हाँ सकता है, हाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यही 2013 के पहले वाली सारी चीजों को ले आकर के फिर से लागू कर दिया, 1955 को फिर से रिपील खत्म कर दिया। अर्थात इनकी अब जो नीयत है और नजर है वो तीन चीजों पर है। कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज होगा, कोई भी थर्ड व्यक्ति जो होगा वो इंटरवेंशन कर सकता है, जबकि सरकारी जमीन यदि है, मान लीजिए हमारी है, हम अनाधिकार कब्जा करके रखें या आपने कब्जा कर लिया है, 12 साल से ज्यादा भी रहें तो भी हम अपने उसमें कब्जा के आधार पर उसमें हम परमानेंट पिटिशनर्स नहीं बन सकते। यहां पर इन्होंने परमानेंट बना दिया है। अर्थात यदि आपको कोई भी सरकारी जमीन है, वक्फ की जमीन है, हमने 12 साल मान लीजिए किराए से रहे, तो हम उसमें उस प्रॉपर्टी में पक्का मतलब दावेदार कोर्ट के लिए खड़े होने के लिए दावे। ये क्या मतलब है इसका? दूसरा सबसे मतलब जो घटिया टाइप का मैं कह सकता हूं, मेरे पास शब्द है जो, उसमें इन्होंने क्या किया कि 12 साल तक यदि सरकारी वक्फ की जमीन सरकारी होती है, आप ऐसा समझना, सरकार की है, कोई भी उसकी देख रेख करने वाला उस टाइप से होता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि सरकारी जमीन जो होगी 12 साल से ज्यादा यदि कोई भी व्यक्ति नहीं देख रेख कर रहा है तो वो भी सरकार या संबंधित व्यक्ति कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी होकर के फाइल कर देता है तो उसकी वक्फ नहीं की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर आपसे इस पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वक्फ संशोधन बिल पर जो चर्चा, जो बहस आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो उसमें कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या हाव भाव रहा सीजेआई साहब का, उन सब पर चर्चा कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।